हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 संस्कृति का स्वरूप, जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई थी। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण बचपन लखनऊ में बीता और प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एमए करने के उपरांत पीएचडी की डीएलएड की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्हीं की एक रचना है संस्कृति का स्वरूप, संस्कृति का रूप, जिसे हम आज पढ़ेंगे, जिसका केंद्रीय भाव है। लेखक ने इसमें बताया है कि इस निबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही बढ़ते चले जाता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग है। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है या बताया है। राष्ट्रीय संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, पहले और नए चीज का जहाँ मेल होता है, वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्य द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति संस्कृति को जन्म दे पाता है। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व है, उन्हें लेकर हमें कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। इसी को बताया गया है कि संस्कृति के स्वरूप में किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। जो संस्कृति की प्रवृत्ति होती है वो महाफल देने वाली, ने बड़ी फल देने वाली होती है, यानी उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके छोटे से बीज से बहुत बड़ा फल देने वाला बड़ा सा एक वृक्ष बन जाता है, चाहे वो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों ना हो। सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरफ फलदायी होते हैं। जिस तरह से कल्प वृक्ष हमें फलदायी होता है, हमारे लिए कल्प वृक्ष यानी सबसे जो बड़ा वृक्ष होता है, लोगों को ठंडी हवा देता है, छाया देता है और फल देता है, उसी तरह से सांस्कृतिक कार्य भी कल्प वृक्ष की तरह बहुत ही फलदायी होते हैं। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेनी चाहिए। अपने ही जीवन की उन्नति के लिए, विकास के लिए और आनंद के लिए अर्थात सुख प्राप्ति के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि यानी ज्ञान प्राप्त लेना चाहिए। संस्कृति से ज्ञान प्राप्त लेना चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं, जितने भी हमारे आर्थिक कार्यक्रम हैं, उनसे कम महत्व संस्कृति संबंधी कार्य भी नहीं है। उनसे कम महत्व संस्कृति संबंधी कार्य भी नहीं है। जितने हमारे आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक होते हैं, उतने ही हमारे आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक होते हैं, उतनी ही हमारी संस्कृति संबंधी भी कार्य आवश्यक होते हैं। दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही क्या है? एक रथ के दो पहिए और एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता या उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जो उन्नत देश है वे दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं। जितने भी उन्नति प्रगतिशील देश है, वे दोनों ही कार्यों को एक साथ संभालते हैं। वस्तुतः उन्नति करने का यही एक सच्चा मार्ग है। वस्तुतः उन्नति प्राप्त करने का क्या है? ये एक अच्छा या सफलतम मार्ग है। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है। मन को भुलाकर केवल हम शरीर की रक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकती। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। संस्कृति मनुष्य के भूतकाल, वर्तमान काल और आने वाले भविष्य के जीवन का सर्वांगीण पूर्व प्रकार है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति, हमारे जीने का जो भी ढंग है केवल हमारी संस्कृति पर आधारित है कि हम किस संस्कृति पर आधारित है, हमारी कौन सी संस्कृति है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। संस्कृति हमें हवा में दिखाई नहीं देती, वो तो हमारे रीति रिवाजों में ही दिखाई देती है, रहती है, वर्तमान में रहती है कि हमारी जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, खान पान है, वो किस प्रकार है।
जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति। जीवन के जितने भी कई प्रकार के रूप है, उनका जो समुदाय, उनका जो इकट्ठा रूप है, वही कहलाती संस्कृति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। सबकी अलग अलग संस्कृति होती है। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच का विशाल अंतराल नाना रूपों में भरने लगा। जब विधाता ने इस सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी और आकाश के बीच का जितना भी बड़ा अंतराल है, दोनों के बीच का जितना भी अंतर है, अनेक रूपों से भरने लगा। चाहे वो सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, षट ऋतु, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गए। सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, षष्ठ ऋतु, कई प्रकार की ऋतु, उषा, संध्या, सुबह, शाम आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर दिए गए। ये देव शिल्प है, ये केवल देवताओं की शिल्प कला है। देव शिल्पों से प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हुई। देव शिल्पों के माध्यम से ही प्रकृति की जो संस्कृति है हमारे भुवनों में या हमारे जीवन में व्याप्त हुई है। इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषा काल की हम कल्पना करें। इसी प्रकार मानव जीवन के उषा काल की हम क्या कर सकते, कल्पना या रचना कर सकते। उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूपों में भर गया है। उसका जो आकाश है मानवीय शिल्प के रूपों में भर दिया गया है। यही इस प्रकार की संस्कृति है।